हाँ जी। तो हमने पहला जो इसके अंदर जो आपके सोर्सेज ऑफ लीगल एड स्कीम है, इसके अंदर मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ा कि मैग्ना कार्टा का जो 1215 के अंदर इसको जारी किया गया और इसमें प्रोविजन क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो न्याय से वंचित नहीं रहेगा, न्याय जो है वो कोई भी विक्रय की वस्तु नहीं होगी और न्याय के अंदर क्या है, डिले नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुलभ कराने की गारंटी दी गई है और ये सुनिश्चित किया जाने का प्रयास किया गया कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी वीकर सेक्शन से क्यों ना हो, उसको क्या है, आप न्याय से वंचित नहीं कर सकते। सेकंड जो सोर्स हम पढ़ रहे थे वो है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बारे में जब बात करते हैं तो 1948 के अंदर आपके जो मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र, यानी कि जो आपका ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, उसके अंदर लीगल एड स्कीम जो है इसमें इसको ऐड किया गया। ये इसका सेकंड सोर्स माना जाता है और जो इसके सोर्सेज की जो लिस्ट है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन है उसको क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को भी इसमें क्या इंक्लूड किया गया। इसमें कहा गया कि सारे जो पर्सन्स है वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हर एक पर्सन को अपनी प्रतिष्ठा, अपने अधिकारों का समान लेवल है, इक्वल लेवल है, उनका स्तर जो है वो इक्वल है। उन्हें अपने सुमोटो पे और अपने लॉजिक है, उनके खुद के सुमोटो है, लॉजिक है, खुद का विवेक है और तर्क है, ठीक है। उनमें पारस्परिक एक दूसरे के बीच में बंधुत्व का भाव होना चाहिए। हर एक पर्सन को जीवन स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुरक्षा और विधि के समक्ष समानता इनके मूल अधिकार हैं। ये जो डिक्लेरेशन पत्र था, डिक्लेरेशन थी, इसके अंदर लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है और ऐसी गारंटी जो कि लीगल एड के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट जो है वो मानी गई है। हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा की जब बात करते हैं तो 1966 के अंदर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को इंटरनेशनल जो कन्वेंशन थे, इंटरनेशनल परिसंविदा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की परिसंविदा को भी विधिक सहायता स्कीम में इंक्लूड किया गया। इन परिसंविदाओं में भी एक ही बात की गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था की गई। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इसका फोर्थ सोर्स है। इसके अंदर क्या बोला कि जो इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी क्या है, लीगल एड स्कीम का इंपॉर्टेंट सोर्स मान सकते हो। साम्य जो है, इक्विटी जो है वो सद्गुण है, इक्विटी जो है वो इक्वलिटी से खुश होती है, ठीक है। और इक्विटी में इक्विलिटी का जो कंडक्ट है वो उसमें विश्वास करती है। मतलब कुल मिला के बात यही कहना चाहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो जस्टिस से वंचित ना रहे, सभी को न्याय के समान अवसर मिले, विधियों के समान सभी इक्वल रहेंगे, ठीक है, और उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण है आपके लीगल एड स्कीम के अंदर। लीगल एड स्कीम के अंदर भी विधि का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ, इसमें इसको महत्व दिया गया है। सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रतिवादी को विधि में उपलब्ध प्रतिवाद के जो भी साधन है उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको उन सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चल सके कि जो कि एक्यूज्ड को निर्दोष साबित करने में सहायक हो, ठीक है। और साथ ही जो एक्यूज पर्सन है उसको भी, अगर जो भी उसको नेसेसिटी है, वो लीगल एड जो है वो प्रोवाइड की जाए। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया कि जो भी व्यक्ति अपने मामले में एडवोकेट की अपॉइंटमेंट करने में असमर्थ है तो स्टेट अपने खर्चे के ऊपर क्या है, उसको जो एडवोकेट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 39A जो है वो आपके लीगल एड स्कीम का क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जो है अपनी पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, निर्धनता की वजह से क्या है, न्याय से वंचित ना रहे। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करवाए। आपके जजमेंट्स जो प्रेसिडेंट से न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय लीगल एड की स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक साबित हुए हैं। हुस्न आरा खातून का केस था, याद करो, एक्यूज्ड वाला। एक्यूज्ड को भी उसको अपने अधिकार से क्या है, अवगत कराया जाना चाहिए। एमएच होस्कोट का केस था, निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि जो पॉवर्टी जो पर्सन्स हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना स्टेट की क्या है, ड्यूटी बनती है। कलाबेन देसाई वर्सेस अलाबाई देसाई का केस था जिसके अंदर जो मैरिज से
मैरिज के मामलों में जो भी वुमेन्स होती हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने का राइट है और इस राइट से अवगत कराना बार बेंच की ड्यूटी। जो बार बेंच होती है उसकी ड्यूटी है। बार मतलब और बेंच मतलब, बार मतलब आपके एडवोकेट्स का, जहाँ पे एडवोकेट्स बैठते हैं, और बेंच मतलब जहाँ पे जजेस बैठते हैं। तो मतलब एडवोकेट और जज दोनों की ये ड्यूटी है कि वो उनको क्या है, प्रोवाइड करवाए। लॉज की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर 1974 में लीगल एक्ट पारित किया गया, जिसमें यह प्रोविजन किया गया कि हर एक पर्सन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए। किस पर्सन को? निर्धन व्यक्तियों को। अमेरिका की बात करें तो 1964 के अंदर निशुल्क विधिक सहायता स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया, जिसका नाम था इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट 1964। इंडियन भारत में भी अगर बात करें तो भारत में भी बहुत सारी लॉज हैं। सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी के ऑर्डर 2 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। ऑर्डर 2 रूल 10 ए, ऑर्डर 33, ऑर्डर 44। जब नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, इस पे अकेला क्वेश्चन है आपका, सीपीसी में क्या प्रोविजन है, सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है, तो इसको हम और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। सीआरपीसी जो है आपका, सीआरपीसी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बाबेल के अंदर कितना ईयर लिखा हुआ है सामने, बताइए मुझे। सीआरपीसी के आगे कौन सा लिखा हुआ है? दंड प्रक्रिया संहिता जो दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके बाद में एक्ट कौन सा लिखा हुआ है, ईयर कौन सा लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? उसको काट के आप 1973 करो सबसे पहले तो। कई बाबेल ऐसी हैं जिसके अंदर गलत लिखा हुआ है। सिविल प्रोसीजर कोड आपका ठीक है 1908 का, सीआरपीसी को 1923 से काट के 1973 लिखो। सीआरपीसी जो कोड था बिल्कुल 1973 है आपका। और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 39 ए जो है वो इस चीज के बारे में प्रोविजन किया गया है। और भारत के अंदर इस दिशा को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो प्रोवाइड किया गया है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?